हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारा 10 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है तो 5 या 6 तक का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5 तक का हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि 6-7 का भी मैं करा दूँ। हालांकि 5 तक मोर देन सफिशिएंट है, इससे आगे का पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर क्वेश्चंस वगैरह कुछ बनते हैं तो वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना आप लोग और अच्छे से सुनना, समझना, याद करने की कोशिश करना। क्योंकि हुआ क्या था कि लास्ट ईयर जब 24 को एग्ज़ाम था तो जो लास्ट वाला हफ्ता था, मतलब एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले तक का कंटेंट, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और ये वाला जो वीडियो रहेगा इसको मैं फ्री कर रहा हूँ, मतलब फ्री इन द सेंस कि ये यूट्यूब पर भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि पीडीएफ ना रेडी हो पाए। तो जो पीडीएफ यूजर्स हैं हमारे, उनको ये वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी पीडीएफ यूजर्स हैं वो भी यहाँ से देख लेंगे। हालांकि कोशिश मैं करूँगा कि पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूँ, लेकिन अगर टाइम का शॉर्टेज रहता है और नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो उस कंडीशन के लिए मतलब ये सिचुएशन ये है कि यूट्यूब पे ये वीडियो फ्री में रहेगा। सब लोग आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, चाहे फिर वो वीडियो कोर्स वाले यूज़र हों या फिर हमारे पीडीएफ वाले यूजर्स हों। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। चीज़ों को ध्यान से सुनना आप लोग। और देखो, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, नेम द बैंक विच हैज रिसेंटली लॉन्च द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सहाय ऐप, ए मोबाइल एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट डिजिटल क्रेडिट फ्लो टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यूजिंग जीएसटी इनवॉइसेस। क्वेश्चन बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बोला गया है कि उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में जीएसटी चालान यानी कि जीएसटी इनवॉइस का उपयोग करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल क्रेडिट प्रवाह की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी सहाय ऐप लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, तो इस ऐप का नाम आप लोग याद रखना, जीएसटी सहाय ऐप। किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है, इसमें पूछा गया है। क्यों लॉन्च किया गया है क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेसिकली यह जो ऐप है ये एक एंड टू एंड डिजिटल प्रोडक्ट है जिसके तहत में जीएसटी चालान का उपयोग करके लोन वगैरह, ऋण वगैरह दिया जा सकता है। और इसके लॉन्च के साथ ही जीएसटी इनवॉइस का उपयोग करके, मतलब ये लॉन्च करने के बाद में जीएसटी इनवॉइस का उपयोग करके एमएसएमईज को डिजिटल क्रेडिट फ्लो की सुविधा प्रदान करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक भी बनेगा हर वो चीज़, मतलब हाँ स्टैटिक बनेगा, हर वो चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती वो स्टैटिक में ही हमारी चली आती है। तो स्टैटिक भी बनेगा और पहला और लास्ट अगर कुछ होता है किसी भी चीज़ का तो वो फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक है ये पीएनबी। तो ये भी आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, पंजाब नेशनल बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, अब लोन देने की यहाँ पर बात हुई है, क्रेडिट फ्लो यानी कि लोन देने की बात हुई है। तो लोन देने की अगर बात हुई है तो क्रेडिट लिमिट की भी बात करना जरूरी है। कितनी क्रेडिट लिमिट रहेगी, क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, तो वो चीज़ भी एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। 10,000 रुपये से स्टार्ट होगी क्रेडिट लिमिट और ये जाएगी कब तक, कहाँ तक, 2 लाख रुपए तक। तो ये लिमिट भी याद रखना, मतलब 10,000 रुपये मिनिमम से लेकर 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट मतलब दिया जा सकता है। और ये पर इनवॉइस की बात है, एक इनवॉइस पर। ठीक ना, पर इनवॉइस की ये बात हो रही, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना, और पर बारोवर की मैक्सिमम लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो 10 लाख रुपए। ठीक ना, 1 2 3 4 5, हाँ 10 लाख रुपए हो गए। ठीक है ना, पर बारोवर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, मिनिमम 10,000 रुपये, मैक्सिमम में से जो रहेगा हमारा जो क्रेडिट फ्लो वाला हिसाब किताब है वो 2 लाख रुपए तक। तो 2 लाख रुपए मैक्सिमम है, तो फिर 10 लाख कैसे हो जाएगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10,000 से 2 लाख की जो लिमिट है वो पर इनवॉइस पे है। ठीक ना, 2 इनवॉइस लगा दोगे, 3 इनवॉइस लगा दोगे, अगर 5 इनवॉइस लगा दिए तो 2 × 5 10 लाख हो जाएगा, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। पर बारोवर की जो मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपये पर बारोवर होगी। फिर से इस पॉइंट को आप लोग सुनो, मैं फोर्सफुली बता रहा हूँ, बार बार इसको चीज़ें कह रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, डाटा का खेल होगा एग्जाम में, तो डाटा याद रखना जरूरी है। मैं 2-3 बार इसको बोल देता हूँ, मतलब थोड़ा सा लोगों को, आप लोगों को सचेत करके बता देता हूँ कि चीज़ें ध्यान में रख लेना, दिमाग में चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना, क्रेडिट लिमिट की बात करेंगे तो 10,000 रुपये से स्टार्ट होकर 2 लाख रुपए तक जाएगी। पर इनवॉइस ये रहेगा हिसाब किताब। ठीक है ना, पर इनवॉइस रहेगा। और पर बारोवर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए पर बारोवर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी इसके फंक्शंस वगैरह, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या है, मतलब ये सब चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा वगैरह पूछा जाता है, जो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है वो चीज़ें मैं आप लोगों को कवर कराते हुए चलता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
जरूरी थी, ये बता दिया गया आपको डाटा वाटा। पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अतुल कुमार गोयल, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे MD एंड CEO। बाकी ऑप्शन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया भी दिया है। इनका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO, ये सब आप लोग मतलब इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलना। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलेजर फैब्रिक बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑन कुबरनेट्स क्लस्टर्स by which name an open source hyperledger fabric deployment helper has recently been launched by the National Payments Corporation of India NPCI। ठीक है, यानी कि कुबेरनेट क्लस्टर्स पर हाइपर फैब्रिक आधारित ब्लॉकचेन नेटवर्क की तैनाती और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए हाल ही में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस नाम से एक ओपन सोर्स हाइपरलेजर फैब्रिक डिप्लॉयमेंट हेल्पर लॉन्च किया गया। इसका नाम याद रखना जरूरी है, बाकी और ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है इसमें। तो फैल्कॉन ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक ना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। ब्लॉकचेन डेवलपर्स की हेल्प करेगा बेसिकली ये। ठीक ना, पेमेंट को फास्ट एंड सिक्योर बनाने के लिए NPCI ने सन 2020 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो ये भी थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब इस टेक्नोलॉजी वगैरह में बाकी सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी भी वो चीज़ें नहीं है। NPCI, फैल्कॉन, 2020 में वज्र, ये इतना चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। NPCI की बात हो गई है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिलीप एसबे जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, MD एंड CEO हो जाएंगे। In order to simplify cross-border logistics for micro, small and medium enterprises, MSMEs, exporter, which company has recently signed an MOU with the India Post? क्वेश्चन बढ़िया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों के लिए सीमा पार रसद को सरल बनाने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन में आप लोगों के सामने ये सारे नाम दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर D, अमेजोन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अमेजोन, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में अमेजोन संभव समिट 2023 का आयोजन किया गया था और उस दौरान ये MOU वगैरह साइन किए गए। और इसी समिट के दौरान अमेजोन ने एक AI बेस्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस प्लेटफॉर्म, इसका नाम है अमेजोन सह AI, मतलब इसके आगे हिंदी में सह लिखा है, उसके आगे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, ये लॉन्च किया था। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग इस टाइम पर मतलब याद कर लेना, रिकॉल कर लेना, थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखना। हालांकि ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें हम लोग सारी कवर करते हुए चलते हैं, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। By which name ICICI Prudential Life has recently launched a protection and saving oriented life insurance plan? ICICI Prudential Life ने हाल ही में किस नाम से एक सुरक्षा और बचत उन्मुख बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI Pro गिफ्ट प्रो, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। इसकी जो इंश्योरेंस प्लान वगैरह है उसकी डिटेलिंग भी नहीं जानी, वो सारी चीज़ें पूछी नहीं जानी है, हमको प्लान बेचना नहीं है। हालांकि इसके सेपरेट वीडियोज़ भी मैं बनाना भी स्टार्ट करूँगा, वो भी आप यूट्यूब पर मैं डालूंगा फ्री में। कई बार लोगों की डिमांड होती है कि सर ये बता दो, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं उसको वीडियोस बनाऊंगा। यहाँ पर बस इतना जानते हैं, ये नाम आप लोग बस याद रखना, ICICI प्रो। देखो ICICI प्रूडेंशियल से ICICI प्रो उठा लिया गया, इतना आप लोग कर लेना, गिफ्ट प्रो आगे ऐड किया गया, बस इतनी चीज़ें आप लोगों को याद यहाँ पर रखनी है। इन ऑर्डर टू इनहेंस ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी फॉर गेस्ट चेकआउट, व्हिच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ALT ID यानी कि अल्टरनेटिव आइडेंटिफायर सोल्यूशन। गेस्ट चेकआउट के लिए ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने ALT ID यानी कि वैकल्पिक पहचानकर्ता समाधान लॉन्च किया है? ये इसमें पूछा गया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर होगा मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। वन लाइनर ही करेंगे, बस इतना ही पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मतलब जरूरी नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है USA में है, माइक्रोसॉफ्ट, इसका मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो USA में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following points are correct related to मेरा बिल मेरा अधिकार GST reward scheme recently launched by the Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC? हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु, कौन से पॉइंट सही हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और ये 4 के 4 पॉइंट्स आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 10 तारीख को एग्जाम है और 5 सितंबर तक की वीडियो में आया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है।
तो फिर से वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, आँख कान नाक गला खोल के सुनना, इसके सारे पॉइंट्स को समझना। जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है उतनी चीज़ें मैं कराता हूँ। इसको काफ़ी डिटेल्ड वे में इसका पोस्टमार्टम हम लोग करने जा रहे हैं, तो आँख कान नाक गला खोल के इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमारी किस्मत अच्छी रही, आप लोगों की किस्मत अच्छी रही, हनुमान जी का हनुमान चालीसा वगैरह अगर आप लोग टाइम टू टाइम पढ़ते रहे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें मुझे लग रही है कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर चीज़ों को हम लोग इलेबोरेट करेंगे, आसान आम बोलचाल की भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स ये दिए गए हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट। पॉइंट्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या कुछ भी और घुमा के आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड ऐसे कुछ भी ऑप्शंस दे सकते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से भी मिलती है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से सुना करो। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल रही है कि मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम सीबीआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, जारी किया गया है अभी हाल ही में। तो ये चीज़ यहाँ से आप कर लो करना। इसके पॉइंट्स पे आते हैं, क्या क्या इसमें बोला गया है, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टू दी पॉइंट चीज़ों को हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ तो मैंने बता दिया कि जो भी पॉइंट्स आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहे हैं 4.4 के चारों पॉइंट्स सही हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें बोला गया कि दी इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम्स इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2023, यानी कि 1 सितंबर 2023 से प्रभावी हो गई। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है। दिस स्कीम्स ऑफर्स कैश प्राइस फ्रॉम ₹10,000 to 1 करोड़, तो ये भी पॉइंट सही है। इस स्कीम के तहत में 10,000 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक का कैश प्राइस दिया जाएगा, ध्यान रखना कैश प्राइस दिया जाएगा, ये भी सही है। इनिशियली दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 3 स्टेट नेम्ड आसाम, गुजरात एंड हरियाणा एंड 3 यूनियन टेरिटरीज नेम्ड पुदुचेरी, दमन एंड दियो, दादरा नगर एंड हवेली, तो ये भी सही है। तीनों राज्यों के नाम याद रख लेना, आसाम, गुजरात, हरियाणा। हरियाणा वाले हरियाणा अपने राज्य से याद कर लेना, मतलब कुछ भी ट्रिक वगैरह बना के याद कर लेना। और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो पौंडीचेरी, पुदुचेरी, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, ये भी याद कर लेना, ठीक है ना। इसमें जी इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं कि 4 स्टेट का नाम दे देंगे, कौन से स्टेट में नहीं लॉन्च की गई है, तो अगर तीनों आपको नाम पता रहेगा तब आप जाके बता पाओगे, ठीक ना। या टोटल पूछ सकते हैं कि टोटल कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज में किया गया, तो 6 हो जाएगा। इंडिविजुअल पूछेंगे तो 3 हो जाएगा। और यूनियन टेरिटरीज के नाम दे देंगे 4, 1 हटा देंगे तो बोल देंगे किसमें नहीं लॉन्च किया गया, ये पूछ जाएगा। पेयर बनाने का दे सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है, तो वो भी आप लोग याद रखना, इसको ध्यान से सुनते रहना। मैं बार बार पिंग कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों को मतलब सचेत कर रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट जो है इसमें ये कह रहा थी मिनिमम परचेज वैल्यू फॉर द इनवॉइस टू बी कंसीडर फॉर लकी ड्रॉ इज ₹200 एंड इंडिविजुअल कैन अपलोड मैक्सिमम 25 इनवॉइसेज इन ए मंथ, ये भी सही है। लकी ड्रॉ के जरिए इसमें हिसाब किताब होगा। अभी लकी ड्रॉ वाली कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में इसको और आसान करेंगे और बोलचाल की भाषा में लगेगा कि हम लोग बैठ के केवल गप्पे मार रहे हैं और आपको ये चीज़ें याद हो जाने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स क्या कह रहा है कि लकी ड्रॉ के लिए मिनिमम ₹200 की इनवॉइस होनी चाहिए और एक महीने में 25 इनवॉइस से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ दी इनवॉइसेस 25 हो जाएगा। तो ये 4 के चारों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे पूछा जा सकता है, कुछ भी तरीके से किया जा सकता है, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। क्वेश्चन के पूछने के पॉसिबल तरीके क्या हैं, किस तरीके से अभी ये सोच सकता है, वो सब मैं उस तरीके से भी आप लोगों को तैयार करता हूँ। और उसी तरीके से मैं टेस्ट सीरीज वगैरह में भी फ्री वीकली मॉक टेस्ट आ रहा है, उसमें भी मैं क्वेश्चन इस तरीके से कर रहा हूँ। होता है कि थोड़ा थोड़ा ट्रिक करेंगे ना, तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, किस तरीके से हमको और सोचना चाहिए, ठीक है ना, वो भी मैं आप लोगों को साथ में पैरेलली बताते हुए चलता हूँ। ये 4 पॉइंट्स होपफुली आप लोगों के अब तक क्लियर हो गए होंगे। फिर से इसको मैं रिवाइज करूँगा, फिर से मैं 1-2 बार बताऊंगा क्योंकि एग्जाम से पहले का वीडियो है, मैं भी नहीं लेना चाहता हूँ चीज़ें, आपको यहीं पे अभी याद करा देना चाहता हूँ मैं, ठीक ना। 1 सितंबर 2023 से ये स्कीम प्रभावी हो जाएगी। 3 राज्यों और केंद्र शासित, मतलब 3-3-6, इन्हीं 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी इनिशियली इसे लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो जीएसटी प्रोसेस को इन्हेंस करना है और गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन से रेवेन्यू जनरेट होता है उसे बढ़ाना है, ठीक है ना। भाई जब लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीएसटी जमा करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मतलब लकी ड्रॉ के लिए अप्लाई करेंगे। लकी ड्रॉ के लिए अप्लाई करने के लिए जीएसटी बिल लगेगा, जीएसटी बिल लेने के लिए हम दुकानदार से बिल मांगेंगे कि भाई साहब हम लोग कोई परचेस करने जाते हैं बिल, ठीक है ना, नॉर्मल कुछ भी परचेस करते हैं तो हर चीज़ का तो बिल लेते नहीं है, तो कच्चा बिल पक्का बिल दुनिया भर का हिसाब करता है। कुछ लोग बोलते हैं कच्चा बिल ले लो या वैसे ले लो, कुछ लोग जीएसटी देते नहीं। तो हमको तो जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमको 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ के बीच में पैसा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दुकानदार से बोलेंगे भाई साहब मुझे पैसे दे दो, मुझे जीएसटी बिल दे दो, ठीक है ना। तो उसकी मजबूरी हो जाएगी जीएसटी बिल देना, क्योंकि मना नहीं कर सकता अगर कोई मांग रहा है तो जीएसटी बिल देगा। तो वो जीएसटी बिल देगा तो वो जो जीएसटी बिल मिलेगा उसको हम इधर लगाएंगे।
तो अपना हिसाब किताब क्लियर करेंगे, और जो वो जीएसटी बिल जनरेट करेगा अपने जीएसटी नंबर पे, फिर उसकी जितनी सेल हुई रहेगी उस पर क्या करेगा, उस पर क्या करना होता है बिजनेसमैन को, कि गवर्नमेंट को जीएसटी देना होता है। तो फिर गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो बढ़ता है। तो इसके पीछे की पूरी कहानी ये है, गवर्नमेंट मतलब हमको रिवॉर्ड देके दुकानदारों की लंका लगा रही, मतलब लंका तो नहीं लगा रही, मतलब ठीक है कर रही, जरूरी है, प्रोसेस है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा जो जीएसटी से आता है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इसमें मैंने एक टर्म बोला गया था, कैश रिवॉर्ड वाली बात हुई थी, तो कैश प्राइज ही मिलेगा इसके तहत में, कैश रिवॉर्ड मिलेगा, और वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर मिलेगा, ठीक है ना, ये भी याद रखना, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और जो भी कैश रिवॉर्ड मिलेगा वो लकी ड्रॉ के जरिए मिलेगा, ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, लकी ड्रॉ के तरीके से मिलेगा, ठीक है ना, उसके तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। और जो भी रिवॉर्ड होगा वो मैंने फिर से बताया 10,000 से 1 करोड़ के बीच में होगा, ठीक है ना। मतलब कि मैक्सिमम जो है और मिनिमम लिमिट निर्धारित कर दी गई, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 करोड़। ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, मिनिमम लिमिट कितनी होगी, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना इसको, ठीक ना। मैक्सिमम 200 रुपये की परचेज इनवाइस एक्सेप्टेबल होगी लकी ड्रॉ के लिए, जो लकी ड्रॉ के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। मिनिमम 200 रुपये की परचेज इनवाइस जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। इससे कम का बिल अगर हम लोग लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मिनिमम 200 रुपये या फिर इससे अधिक का बिल लगाएंगे तो वही एक्सेप्टेबल होगा, लकी ड्रॉ के लिए कंसिडर किया जाएगा, इससे कम का नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी हाँ थोड़ा सा और वापस आते हैं। अभी जो कैश रिवॉर्ड वाली जो रेंज आपको मैंने बताई यहाँ पे 10,000 और 1 करोड़ का, उसमें आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या 50,000 रुपये का भी रिवॉर्ड दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट मैंने बताई। मिनिमम बताई 10,000 रुपये का, मैक्सिमम बताई मैंने 1 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। तो आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि क्या 50,000 रुपये का भी रिवॉर्ड मिलेगा या फिर 10,000 का ही मिलेगा और 1 करोड़ का मिलेगा, ये डाउट हो सकता है हमारे मन में। तो इसको भी क्लियर करते हैं, तो जो रिवॉर्ड मिलेगा तीन मतलब प्राइस मनी उसकी सिर्फ 3 कैटेगरी में आएगी। पहला होगा 10,000 रुपये का, दूसरा जो होगा 10 लाख रुपए का, तीसरा जो होगा 1 करोड़ रुपए का। बस यही तीन है, ठीक है ना। मतलब कि मिनिमम वैल्यू 10,000 रुपए की, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए की, और उसके बीच में 10 लाख भी होगा। ना तो 15,000 मिलेगा, ना 11,000 मिलेगा, ना 10,000 1 रुपये मिलेगा, ना 1 करोड़ 1 रुपये मिलेगा, ना मतलब 11 लाख, ना 12 लाख। यही 3 वैल्यू है जो अवार्ड के रूप में दी जाएगी। 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा, 10 लाख का इनाम मिलेगा, 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा, ये भी जानना है। तो जो ये 10,000 रुपये वाला अमाउंट है ये हर महीने मिलेगा। ये तो मंथली आपको बताया था ना कि मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर लकी ड्रॉ के जरिए अवार्ड दिया जाएगा ना, बताया था ना। अभी ये भी पूछा जा सकता है कि अवार्ड जो है साल भर में कब कब दिया जाएगा, मंथली बेसिस पे दिया जाएगा, क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाएगा, हाफ ईयरली बेसिस पे दिया जाएगा, 2 साल में एक बार दिया जाएगा, 15 दिन में दिया जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो मंथली और क्वार्टरली हो जाएगा, ये चीज़ आपको बताई थी। तो जो 10,000 रुपये वाला अवार्ड है, पेन चेंज करता हूं मैं, ये जो 10,000 रुपये वाला अवार्ड है ये मंथली बेसिस पर हर महीने, ठीक है ना, हर मंथली बेसिस पर ये 800 लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए दिया जाएगा। ये 800 जो लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल्स हैं ये, ठीक है ना। 10,000 रुपये वाला जो अवार्ड है, 10,000 रुपये का अवार्ड हर महीने मैंने कि मंथली बेसिस पर 800 लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए दिया जाएगा। जो 10 लाख रुपए का अवार्ड है, 10 लाख रुपए वाला अवार्ड भी हर महीने ही दिया जाएगा, ये भी मंथली बेसिस पर ही दिया जाएगा, ये भी मंथली बेसिस पर ही दिया जाएगा, लकी ड्रॉ के जरिए ही दिया जाएगा। और ये केवल 10 लोगों को दिया जाएगा, केवल 10 पीपल्स को दिया। ये 800 लोगों को दिया जाएगा, ये 10 लोगों को दिया जाएगा, मंथली ये भी दिया जाएगा, मंथली ये भी दिया जाएगा, कैश प्राइस में ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब बात आती है 1 करोड़ रुपए की। तो जो 1 करोड़ वाला अवार्ड है, जो 1 करोड़ रुपए का अवार्ड मिलेगा, 1 करोड़ रुपए जो है वो इनाम के रूप में दिया जाएगा, वो क्वार्टरली बेसिस पर मिलेगा, ठीक है ना, वो क्वार्टरली बेसिस पर मिलेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो 10,000 रुपये का अवार्ड मिलेगा वो मंथली पे मिलेगा कि क्वार्टरली पे मिलेगा, 10 लाख का मिलेगा वो मंथली पे मिलेगा कि क्वार्टरली पे मिलेगा, 1 करोड़ का जो मिलेगा मंथली पे मिलेगा कि क्वार्टरली पे मिलेगा। तो ये 2 मंथली पे, ये क्वार्टरली पे, ये 800 लोगों को, ये 10 लोगों को, और ये जो क्वार्टरली बेसिस पर 1 करोड़ रुपये का अवार्ड मिलेगा ये 2 लोगों को दिया जाएगा। नंबर ऑफ पीपल 2 हो जाएंगे, और ये भी लकी ड्रॉ के जरिए दिया जाएगा, ये भी लकी ड्रॉ के जरिए ही दिया जाएगा, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, कहीं पे कोई डाउट रहा नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर मैं टाइम ले रहा हूँ, वीडियो को आगे पीछे दाएं बाएं जो भी करना होगा ध्यान से सुन लेना। मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को बता दिया था, आपकी किस्मत अच्छी रही, मेरी किस्मत अच्छी रही, तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई इस पे। अब हम लोग फिर से आते हैं, अभी हम लोग ये सारी बातें किए, अभी हम लोग फिर से क्वेश्चन पर ही वापस आएंगे, और जो मिनिमम परचेज इनवॉइस वाली बात थी उस पर फिर से वापस आते हैं।
ये जो 200 रुपये और 25 इनवाइस वाली बात थी, इसको फिर से और एलिब्रेट करेंगे, इसको और अच्छे से समझाएंगे, इसकी और टेक्निकलिटी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। मिनिमम 200 रुपये की ही इनवाइस एक्सेप्टेबल होगी, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। 200 रुपये 199 रुपये की इनवाइस भी नहीं एक्सेप्टेबल होगी, मिनिमम 200 रुपये की एक्सेप्टेबल होगी लकी ड्रॉ के लिए। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो ये डाउट नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट अभी दी नहीं गई, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा। और पर मंथ मैक्सिमम 25 इनवाइस ही अपलोड कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 200 रुपये की इनवाइस जो है हर महीने की 30 दिन हमने 30 इनवाइस अपलोड कर दी, नहीं। 25 इनवाइस से ज़्यादा पर मंथ हम लोग अपलोड भी नहीं कर सकते हैं, 25 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 25 से ज़्यादा कर लेंगे तो फिर लकी ड्रॉ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बट मतलब उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इन सारे प्रोसेस को करने के लिए गवर्नमेंट ने एंड्रॉयड और iOS ऐप दोनों लॉन्च किया हुआ है इसके लिए, ठीक है ना। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये जो स्कीम है B2C के लिए है। ये जो स्कीम है B2C स्कीम है, B2 स्कीम यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है ना। B2C है, ये B2B नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है कि B2B है या B2C है, तो ये B2C स्कीम है, ठीक है ना। मतलब कि B2C का मतलब और आसान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं। पहले तो ये जान लो कि जो स्कीम है B2C स्कीम है, बिजनेस टू कंज्यूमर वाली हिसाब किताब है इसमें। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी GST रजिस्टर्ड सेलर से नॉन GST रजिस्टर्ड कस्टमर्स के लिए ही है। हम एज ए ग्राहक किसी दुकानदार के पास में जाते हैं और वो अगर GST उसका रजिस्टर्ड है तो उसके और हमारे बीच के लिए है। मतलब GST रजिस्टर्ड सेलर और नॉन GST रजिस्टर्ड कस्टमर। जैसे मैंने भी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी है, मैंने भी ये सब सारे काम वाम कर रहा हूँ, तो मेरी भी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो मैं एज ए राहुल मिश्रा बन के जाऊँगा। ये राहुल मिश्रा बन के अगर किसी से करूँगा तब तो ये मेरे लिए स्कीम अप्लीकेबल होगी। लेकिन मैं उससे अगर बिल जनरेट करा रहा हूँ अपने कंपनी के नाम पे तो फिर नहीं होगी। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि B2B नहीं है, ये B2C है। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक। और ऐसा करने का पीछे का मकसद क्या है मैंने बताया आप लोगों को, पहले ही बता दिया था कि जब भी कोई सामान हम लोग खरीदेंगे तो फिर दुकानदार से GST बिल मांगेंगे। भाई मुझे भी अगर 1 करोड़ रुपए का लालच रहेगा कि 1 करोड़ रुपए क्वार्टरली बेसिस पे मिल सकता है, 10 लाख रुपए महीने में मिल सकता है, कोई भी सामान कर दूंगा दुकान वाले से बोलूंगा भाई मुझे बिल दे, वो मुझे बिल देगा। एंड्रॉइड ऐप और iOS ऐप आ गया है, मैं हर महीने अपलोड कर दिया करूँ। कितना टाइम लगता है, दुनिया भर का रील्स वगैरह देखते रहते हैं, इधर उधर फालतू के काम करते रहते हैं, 10-5 मिनट इसमें भी लगा देंगे, महीने भर में अपलोड करते रहेंगे। क्या पता कभी किस्मत खुल जाए। ड्रीम 11 पे हम टीम बनाते हैं ना 15-20 मिनट का लग के, तो ये भी कर देंगे। तो इससे होगा क्या, हम दुकानदार से GST बिल मांगेंगे, दुकानदार हमें GST बिल देगा। अगर वो हमें GST बिल देगा तो फिर उससे गवर्नमेंट को GST जमा करना होगा, ठीक है ना। जमा करना होगा तो फिर गवर्नमेंट का जो GST रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। तो ये सारी बातें जो अभी तक आप लोगों को बताई गई, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये चीज़ें आप लोग समझना। इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाऊंगा अलग से, उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्लेम करना होता है, कैसे बिल को कौन से ऐप के जरिए कैसे क्या जाके करना होता है, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं था इतना, इसलिए यहाँ पे उसको छोड़ रहा हूँ। लेकिन मेरे पास में डिमांड ऐसे भी आती रहती है, लोग बोलते हैं कि जैसे कोई इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह आ जाती है तो लोग बोलते हैं कि सर इसके बारे में बता दो। भी मैं कोई वीडियो डाला हुआ था, ठीक है, तो किसी ने वहाँ से मेरा नंबर ले लिया, व्हाट्सएप पे मेरे पास में कॉल किया और बोला कि सर इस स्कीम के बारे में और डिटेल में थोड़ा बना दो, आप बता दो, अच्छे बता रहे हो। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, मैंने भी सोचा कि चलो इसकी डिमांड बढ़ रही है, इस तरीके के कंटेंट की जिस भी हम लोग करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे और बताई गई। और अगर आप लोग भी अगर सारी चीज़ों को मतलब GST क्लेम करना है, मतलब वो रिवॉर्ड वगैरह में इसमें पार्टिसिपेट करना है तो कैसे क्या करना है उसका भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, 1-2 दिन के अंदर पहले ये एग्जाम वाला हिसाब किताब में कंप्लीट कर लूँ। क्या पता कब किस्मत खुल जाए ना, 1 करोड़ रुपये मिल जाए हमको भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन था, इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया। इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जा सकता। कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं, क्या आपकी किस्मत है, क्या मेरी किस्मत है, एग्जाम वाले दिन हनुमान चालीसा उलझा का असर होता है कि नहीं होता है, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। As per the recently released Moody's Global Macro Outlook, what is the India's projected GDP for 2023? देख लो भैया, GDP का क्वेश्चन आ गया। हाल ही में जारी मूडीज ग्लोबल माइक्रो आउटलुक के अनुसार 2023 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है। तो जो आपको GDP वाली PDF मैंने प्रोवाइड कराई थी उसमें जो भी GDP रहा हो उसको अपडेट कर लेना। अब ये रिसेंट जो है वो 6.7% हो गई है और ये है कब, 2023 के लिए। मूडीज के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, ग्लोबल माइक्रो आउटलुक। इस रिपोर्ट का भी नाम याद रख लेना। ये भी पूछ लेते हैं कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, उस कंडीशन में आंसर मूडीज हो जाएगा। 2023 के लिए GDP क्या रहेगी, 6.7%। PDF अपडेट कर लेना, PDF में जो भी पढ़े हो उसको अपडेट कर लेना। और ये भी एग्जाम वाले हफ्ते में दिया गया है, जिस 10 तारीख को एग्जाम है तो इसमें आया हुआ रिसेंट अपडेट है, ये रिसेंट प्रोजेक्शन किया गया है, हाल फिलहाल में ताज़ा तरीन ये न्यूज़ है। तो ये पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना।
तो जो आप लोग पढ़े थे पिछले पीडीएफ में उसको अपडेट कर लेना, और ये पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि एग्जाम से पहले ही आया है, ये अपडेट आया है, ठीक है ना। मूडीज़ की बात नहीं होगी, आरबीआई का मैं आपको अपडेट एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। आरबीआई के हिसाब से क्या जीडीपी प्रोडक्शन है, जो अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें, यानी कि 23 और 24 जो भी चल रहा है, इसमें जो है आरबीआई के हिसाब से 6.5 है, ठीक है, ठीक 6.5 ये आरबीआई के हिसाब से है। और मूडीज़ ने जो है, मूडीज़ ने ही फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 6.1 कर रखा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, ये मूडीज़ का तो यही है ना 6.7%, सॉरी मूडीज़ का जो है 6.7% है 2023 के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। आरबीआई वाला भी मैंने आपको बता दिया 6.5 है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, ठीक है ना। आरबीआई का जो है, आरबीआई का मैं याद करा रहा हूँ, फिर से आप लोग याद करो, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 6.5 है, मूडीज़ का 6.7 है, थोड़ा सा ज़्यादा है 0.2% का। तो इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो। अगर कोई सा भी एक याद रहेगा, ये याद कर रहे हो तो आरबीआई का 0.2% कम है, ये याद कर रहे हो तो मूडीज़ का 0.2% ज़्यादा है। इस तरीके से कुछ ट्रिक वगैरह आप अपने लोग अपने हिसाब से बना लेना। फिलहाल इसको अपडेट कर लेना, जो पीडीएफ है वहाँ पे चेंजेस कर लेना। अगर कुछ पुराना याद है तो उसको अपने दिमाग से निकाल लेना। और ये इंपॉर्टेंट भी बनता है क्योंकि एग्जाम से पहले भी जस्ट ये चेंजेस वगैरह हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who has recently been honored with the World Innovation Award at the first BRICS Innovation Forum which was held at Moscow, Russia? हाल ही में मास्को रशिया में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हालांकि इसमें मुझे कहीं बैंकिंग दिख नहीं रही है, लेकिन मुझे ब्रिक्स दिखा, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। क्या पता यहाँ से पूछा जाए। सांता थॉटम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हालांकि फिर से बताया कि बैंकिंग वाला कुछ हिसाब किताब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उठाया क्योंकि एग्जाम से पहले। वेन्यू सिटी भी याद कर लेना। मास्को रशिया में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पे हो? मास्को रशिया में हो जाएगा, ठीक है ना। इनका नाम याद कर लेना, सांता थॉटम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 SDG 4 में इनके इनोवेटिव सोल्यूशन के माध्यम से किए गए प्रयासों के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखो। आगे बढ़ते हैं। Competition Commission of India (CCI) has recently approved the merger of Vistara-owned Tata SIA Airlines Limited यानी कि TSAL into किस में मर्जर किया गया, इसमें पूछा गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में विस्तारा के स्वामित्व वाली टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड का किस में विलय की मंजूरी दी है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। एयर इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन एक्विजिशन एंड मर्जर पे आया था, तो एक्विजिशन और मर्जर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, ठीक है। एयर इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। एक्विजिशन मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम में, तो ये याद रख लेना। सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड यानी कि SIA, सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड यानी कि SIA के पास में एयर इंडिया में 25% 1% का शेयर होल्डिंग्स है। TSAL जो है वो SIA यानी कि सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर है। किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है? SIA का और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का। ये TSAL है, ये TSPL है, तो इसका मतलब अंतर समझना। SIA के पास में 51% की हिस्सेदारी है, इसके पास में 49% की हिस्सेदारी है, ठीक है ना। मार्च 2024, ये टाइम याद कर लेना। मार्च 2024 तक फर्स्ट फेज़ का जो मर्जर है, फेज़ 1 वाला जो मर्जर है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाने का अनुमान है। मर्जर भी तो ऐसे नहीं होता ना, दुकान तो है नहीं कि चलो यहाँ से उठा के वहाँ पे कर लिया या रूम है शिफ्ट कर लिया यहाँ से वहाँ। टाइम लगता है, कागजी कार्रवाई करनी होती है, बहुत सारे चीज़ पेपर वर्क करने होते हैं, तो फेज़ वाइज तरीके में सिस्टमेटिकली किया जाता है। तो फेज़ 1 का जो मर्जर है मार्च 2024 तक हो जाने का चांस, मतलब ऐसा अनुमान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In order to start the non-banking finance company business, which company has recently received the certificate of registration from the RBI? गैर वित्तीय कंपनी व्यवसाय शुरू करने के लिए किस कंपनी को हाल ही में RBI से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, इसमें पूछा गया है। बजाज ऑल्टो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इससे पहले बजाज ग्रुप की बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पास में भी NBFC का लाइसेंस था, मतलब कि बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड से पहले बजाज ग्रुप की बजाज फाइनेंस लिमिटेड एज NBFC के रूप में काम कर रही है। और ये बजाज ऑटो को भी एज NBFC का लाइसेंस मिल जाने के बाद में बजाज ग्रुप के पास में टोटल 2 NBFCs हो गई हैं, ये भी याद रखना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। राकेश मक्कर ये इसके कौन हो जाएंगे? CEO हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू लॉन्च द स्केलिंग एजेंट वायबिलिटी एंड क्वालिटी इन इंडिया प्रोजेक्ट टू अपस्किल 1.5 लाख बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स इन रूरल इंडिया, विच कंपनी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द ग्रामीण फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट यानी कि GFSI। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है,
ठीक है ना। ग्रामीण भारत में 1 लाख व्यवसाय संवाददाताओं यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स यानी बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स यानी कि बीसीज को कौशल प्रदान करने के लिए भारत में स्केलिंग एजेंट व्यवहारकर्ता और गुणवत्ता परियोजना शुरू करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में ग्रामीण फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट के साथ में सहयोग किया है, कोलैबोरेशन किया है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पे नियर बाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस इतना कर लो, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। पे नियर बाई इसके बाद में क्या करेगी कि रूरल इंडिया के लगभग 1.5 लाख रूरल इंडिया के 1.5 लाख बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स को अपस्किल करेगी और 15,000 वुमेन, ये डाटा भी याद कर लो, 15,000 वुमेन बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स को और तैयार करेगी, मतलब और नए तैयार करेगी और 1.5 लाख जो है वो अप स्किल किया जाएगा। वो ऑलरेडी है, उनका स्किल इंप्रूवमेंट, स्किल और ज़्यादा मतलब डेवलप किया जाएगा और उसको इम्प्रूव किया जाएगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। 2 साल तक ये प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें हम लोग और कुछ नहीं पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू लॉन्च मोबाइल फर्स्ट वीजा मेटल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद वन कार्ड। मोबाइल फर्स्ट वीजा मेटल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में वन कार्ड के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, इंडियन बैंक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, थोड़ा बहुत याद कर लेना। इंडियन बैंक वन कार्ड क्यों किया गया है? वीजा मेटल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए ना, इस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर देना। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसका इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर ये बता दिया मैंने। टैगलाइन MD&CO आप लोग रिकॉल करोगे। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक के बारे में भी ये सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। Who has recently been rated as A+ in the Global Finance Central Banker Report Card 2023 by Global Finance Magazine? क्वेश्चन बढ़िया है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड 2023 में किसे A+ का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, बेसिकली ये जो है US बेस्ड मैगजीन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बेस्ड ये मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस। शक्तिकांत दास को तो दिया ही गया है, इनके साथ में थॉमस जे जॉर्डन, मतलब इनके साथ में शक्तिकांत दास के साथ में 2 लोगों को और दिया गया है। टोटल 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं शक्तिकांत दास, क्या दिया गया है? A+ का दर्जा। क्यों दिया गया है आगे बताऊंगा। 2 लोगों को और दिया गया है, तो 2 लोग और कौन कौन से हैं उनको आप लोग जान लो। थॉमस जे जॉर्डन, और ये हैं कौन? चेयरपर्सन ऑफ स्विस नेशनल बैंक स्विट्जरलैंड, ठीक ना, चेयरपर्सन ऑफ स्विस नेशनल बैंक स्विट्जरलैंड, ठीक। ये हो गया पहले प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है नागेन थी होंग, ये PDF में मैं दे दूंगा, मैं नाम इनका थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग, जिससे कि आप लोग प्रोनाउंसिएट अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है ना भाई। ये चाइनीज़ नाम है, ये मैं 3-4 बार मुझे बोलना पड़ता है, मुझे लग रहा है वर्णमाला हिंदी की फिर से समझनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं कि खुद पे साला इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, मैं भले ना बोल पाऊँ, आप लोग एग्ज़ाम में इसको सही कर के आना। मैं इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ NGUYEN, ठीक है। उसके बाद में थी, उसके बाद में होंग, ये तो बोल ले रहा हूँ, थी होंग तो बोल ले रहा हूँ। इसको निगोन गान यन क्या करना है, मतलब आप लोग देख लेना। इनको भी दिया गया है। और ये कौन है? ये गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के हैं, ठीक है ना, ये वियतनाम के हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के हैं। तो टोटल 3 लोगों को दिया गया। पहले पे शक्तिकांत दास, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये इंडिया से हैं, ये स्विट्जरलैंड से हैं, ये वियतनाम से हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा और उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। A से लेके F के बीच में कैटेगरी दिया गया था। A का मतलब होता है कि एक्सीलेंट, F का मतलब होता है कि फेल्योर, ठीक है ना। और अवार्ड इनको क्यों दिया गया? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ पे मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करके रखना, करेंसी स्टेबिलिटी पे काम करते रहना, ठीक है ना, इन सब क्षेत्र में बढ़िया काम करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दीपक गुप्ता है रिसेंटली टेकन ओवर एज द इंटरिम MD&CEO ऑफ विच बैंक? दीपक गुप्ता को हाल ही में किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में मतलब नियुक्त किया गया है, या इन्होंने MD&CEO के रूप में पदभार संभाला है? इसका जो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। उदय कोटक इसके पहले हुआ करते थे और उदय कोटक जी ने भी हाल ही में रिजाइन कर दिया, और उनके रिजाइन कर देने के बाद में दीपक गुप्ता जी को 31 दिसंबर 2023 तक इंटरिम अंतरिम यानी कि MD&CEO के रूप में इनको कार्यभार सौंप दिया गया। जब तक कि कोई परमानेंट नहीं आ जाता तब तक ये कार्यकाल इनका रहेगा। 1 सितंबर 2023 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो गया, और अभी जो डाटा सामने आया है उसमें 1 सितंबर 2023 से 31 सितंबर 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगर इस बीच में कोई परमानेंट आ जाता तो फिर इसको चेंज कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर इसके बाद हो सकता है कि इनका
कार्यकालीन का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाए, नहीं तो फिर हो सकता है नहीं बना दिया जाए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो इस तरीके से चीज़ों को मतलब आप लोग याद रखना। कोटक महिंद्रा बैंक की बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन आप क्या होगी आप लोग बताओगे। MD एंड CEO मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया है, हेडक्वार्टर बता ही दिया। कोटक महिंद्रा बैंक की कहानी मैंने खत्म कर दी। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और येस बैंक की यही कहानी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लेना। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। 5 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इतनी चीज़ें बताई गई, और आप लोगों को ये भी बताया गया कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब काम हो जाएगा हमारा। 10 तारीख को हमारा एग्जाम है, तो अब ये इससे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है। तो ये लास्ट वीडियो है, मतलब एग्जाम से पहले का। हो सकता है अगर चीज़ें कंटेंट रेडी 5-5 दिन करके मैं वीडियो देता हूँ तो अगला वीडियो 11-12 को ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि कंटेंट वगैरह थोड़ा बहुत इकट्ठा हो रहा है तो 5 के बाद में मैं 6, 7, 8 तक का भी कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। 8 को भी मैं कर दे दूंगा तो आप लोग 8 तक करके जाएंगे, 9 को एक दिन गैप रहेगा, 10 को आपका हो जाएगा। और नहीं भी करेंगे तो उसके लिए पैनिक क्रिएट नहीं करना, यहाँ से काम हो जाने वाला है, ठीक है ना। 5 दिन पहले तक का ही आता है, 5-6 दिन से, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। 24 को पिछली बार एग्जाम था तो 19 या 20 तक का ही आया था, तो उतना हमने पिछले साल के एक्सपीरियंस से उतना चीज़ें कवर कर लिए। और इसकी PDF में इस रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत मैं लगभग अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत हिसाब किताब उसका जो फॉर्मेटिंग है वो कर के मैं आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो से पहले एग्ज़ाम से पहले अगर कोई और वीडियो नहीं आता है तो अभी से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। हालाँकि फिर से मैं सामने आऊँगा एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के, मतलब एक बार तो मतलब इंटरेक्ट करेंगे हम लोग एग्जाम से पहले 10 तारीख से पहले यूट्यूब लाइव में। लेकिन अगर मान लो चांस नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करो और मल्टीपल टाइम पे रिवीजन करो। पैनिक बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। जिनके पास में जॉब है, जो ऑलरेडी स्केल 1 ऑफिसर हैं, उन लोगों को तो पैनिक नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि आप सेफर साइड में हो। आपको तो मतलब धुआंधार बल्लेबाजी करनी है। जिनके पास में नहीं है वो भी थोड़ा सा अपने आप को संभालें। कहना आसान होता है यहाँ से, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता है। मेरा काम है कि आप लोगों को मोटिवेटेड करके रखना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग कहीं भी किसी भी तरीके से बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड फील ना करें, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।